चलो कुनिंदों के बाद अब आगे बढ़ाओ आप लेक्चर को। कल आपने उत्तराखंड राज्य के अंदर शासन करने वाला पहला वंश किया है और उसको नाम दिया गया है कुनिंद। कुनिंदों को कुनिंद के अलावा पुलिंद भी कह देते हैं, लिखा हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है पुलिंद में भी, या पुनिंद भी लिखा हो तो भी चलेगा। कुनिंद, पुनिंद, पुलिंद कुछ भी लिखा हो, सबका लगभग 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 एक ही मतलब आप निकाल के चलना। तो सबसे पहले उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला जो वंश हुआ उसे नाम देते हैं कुनिंद वंश। ठीक है, ये कब से उत्तराखंड पर शासन कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि कुनिंदों ने उत्तराखंड पर शासन करना शुरू किया कब? महाभारत काल में। और महाभारत काल से लेकर के 300 एडी तक, यानी 300 ईस्वी तक लगभग कुनिंदों का कुछ ना कुछ उल्लेख मिलता है। कल वाली क्लास में आपने ये देखा कि कुनिंद राजवंश, आज तुम अलग अलग बैठे, तब मैं बोला ऐसा कैसे हो गया आज ना। हाँ ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट दे दिया उसको। तेरे में नाम भूल गया लेकिन मेन भाजी सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, वो फोन नहीं आ रहा ना तेरा आजकल, तब भूला मैं नाम। चलो, महाभारत काल से लेकर 300 एडी तक, 300 ईस्वी तक कुनिंद वंश ने शासन किया। अब देखो समझना है इस बात को, आपको थोड़ा एंशिएंट ना परेशान करेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, कथाएं नहीं है, स्टोरी नहीं है, तो हमको ये पता नहीं चलता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पर फैक्ट बहुत ज्यादा है, इधर से तोड़ो इधर से जोड़ो, ये करो ये करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको बिल्कुल रिलैक्स होके, क्या प्रश्न बनते हैं देखो, अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा वहां से हमारे पास प्रश्न क्या क्या बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। कि भाई उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला वंश, क्या बोलोगे? कुनिंद वंश। उत्तराखंड पर शासन करने वाले पहले वंश का नाम है कुनिंद वंश। ये कभी नहीं पूछेगा आपको टाइम पीरियड, क्योंकि इतिहास में खुद ही इतिहासकारों को नहीं पता है कब से कब तक शासन किया, तो ये नहीं पूछेगा कब से कब तक शासन किया। पहला वंश कुनिंद वंश। कुनिंद वंश के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है वो हमने दूसरा टॉपिक किया। तो आप कहोगे सर कुनिंद वंश में बताओ क्या बताना है, साहित्यिक स्रोत बताना है कि पुरातात्विक? अगर बोलेगा साहित्यिक तो आप क्या कहोगे? महाभारत, विष्णु पुराण, ये किताब, टॉलमी वॉल्मी, यहाँ से। अगर पूछेगा पुरातात्विक बताओ कि खुदाई में जो कुछ मिला है, तब आप क्या कहोगे? सर देखो अभिलेख भी है और मुद्रा भी है। कौन सा अभिलेख है जो कुनिंदों के बारे में जानकारी देता है? कालसी, बरहूत, बरहूत मथुरा ऐसे ही है, मेन है कालसी। और क्या चीजें जिनसे कुनिंदों की जानकारी मिलती है? सर मुद्राएं, सिक्के। हाँ जी, सिक्के। कितने प्रकार के सिक्के? सर 3 प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, ये प्रकार। अब इन सिक्कों से कभी कभी प्रश्न आ जाता है, जैसे पुराने प्रश्न परीक्षाओं में क्या है, निम्न में से किस राजवंश के द्विलिपि या सिक्के प्राप्त हुए? द्वि मतलब 2 लिपि, आप कहते हैं कुनिंद, कल लिखा आपने अमोदभूति। या ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया कि द्विलिपि या सिक्के कुनिंदों में किसके प्राप्त हुए, एक इंडिविजुअल किसी का नाम पूछ लिया कि किसके द्विलिपीय सिक्के मिले, आपने कहा जी अमोदभूति, इनके द्विलिपीय सिक्के मिले। मतलब इस टाइप से बेसिक प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब कल वाली क्लास में आपने ये पढ़ लिया है कि कुनिंद वंश की जानकारी कहां से मिलती है, मतलब इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो सोर्स तो पता चल गया। अब जो भी ये सोर्स थे, इनके आधार पर जो हमें सोर्स मिले हैं कुनिंद वंश के बारे में, उन कुनिंद वंश के सोर्स के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते, कुछ डिसीजन निकालते। ये स्टोरी नहीं है, ये कहानी नहीं है, पर हमको जो कुछ मिला उसके आधार पर हम कुनिंद वंश के राजाओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और बस वही मान लिया जाता है एंशिएंट में कि वही हमारा पूरा का पूरा इतिहास है। तो चलो, अब कुनिंद वंश के बारे में क्या कुछ रिजल्ट निकलता है कल की कहानी से, उस पर आप 2-3 पॉइंट लिखना। ठीक है, कुनिंदों के बारे में हमें क्या कुछ जानकारियां मिलती है उसके ऊपर आप 2-3 पॉइंट लिखना, वही कुनिंदों के बारे में पूरी कहानी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट देखो, कुनिंदों के सबसे ज्यादा क्या मिले हैं हमें? सिक्के, है ना। कुनिंदों के सबसे ज्यादा हमें सिक्के मिले हैं। इस आधार पर पहला पॉइंट आप लिखना, कुनिंद व्यापार प्रधान जन थे। ये व्यापार प्रधान मतलब व्यापार में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो पहला रिजल्ट हमने क्या निकाला? कुनिंद व्यापार प्रधान जन थे। ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि वगैरह नहीं था। कुनिंद व्यापार प्रधान जन थे, यानी कि उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था? व्यापार, पहली बात। अब देखो, कुनिंदों के बारे में जो कुछ पता चला उनके सिक्कों के आधार पर पता चला। तो क्योंकि सिक्कों के आधार पर सब कुछ पता चल रहा है, इस आधार पर मैं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा हूं, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा। अब सबसे बेहतरीन सिक्का किसका था? अमोदभूति। तो अगला पॉइंट लिखो, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा अमोदभूति। ये कुनिंद वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। एक तो कुनिंद व्यापार प्रधान जन थे, व्यापार में विश्वास रखते थे। दूसरा,
कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अमोदभूति, ये राजा का नाम है जिसका सिक्का हमने कल देखा। अब देखो जी, इसका एक तो दो चांदी का सिक्का मिल रहा है, तांबे का सिक्का मिल रहा है, ऊपर से इसमें महाराजा धीराज लिखा हुआ है। तो अमोदभूति को कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। व्यापार प्रधान जन थे। दूसरा, इनका सबसे प्रतापी राजा कौन था? अमोदभूति था। जब हम कुनिंद वंश के राजाओं के सिक्के देखते हैं तो इनके सिक्कों में जो चित्र बने हुए हैं वो किस चीज के हैं? अगला प्रश्न ये आता है कि कुनिंद वंश के जो राजा हैं इनके सिक्कों में जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र किस चीज के हैं? तो जब हम इनको देखते हैं तो देखा गया कि वहां पर बनाए हुए चित्र या तो प्रकृति देवी के हैं, या सूर्य के हैं, या त्रिभुज चतुर्भुज बनाए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि जो कुनिंद वंश के राजा थे वो किसकी पूजा करते थे? वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऐसा मतलब आडंबरवाद नहीं था, देवता दूवता की पूजा नहीं करते थे। तो तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, कुनिंद राजवंश के जो राजा थे या कुनिंद जो है वो प्रकृति पूजक थे। कुनिंद प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। कुनिंद प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, आप एक तरफ से लिखना। सबसे पहले आप लिखना सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले इनका उल्लेख कहां मिलता है? तो सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में, सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में उल्लिखित है, मतलब उसमें उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में उल्लिखित है कि पांडवों ने श्रीपुर क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखना श्रीनगर, पांडवों ने श्रीपुर क्षेत्र, और श्रीपुर की पहचान किससे की जाती है? श्रीनगर से। श्रीपुर क्षेत्र में आकर कुनिंदाधिपति सुबाहु से भेंट करी। कुनिंदाधिपति सुबाहु से भेंट की। ठीक है, कुनिंदाधिपति सुबाहु से भेंट की। सबसे पहला उल्लेख हमको ये मिलता है कि श्रीपुर या श्रीनगर क्षेत्र में आकर के पांडवों ने कुनिंदाधिपति, इसका मतलब कुनिंदों का ये अधिपति रहा करता होगा, राजा रहा करता होगा। तो अब आप ये बताओ, क्यों हम कहते हैं कि कुनिंद वंश महाभारत काल के समय से चलता आ रहा है? क्योंकि सर इसका पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? महाभारत में मिलता है। क्योंकि महाभारत में उल्लेख मिला तो हम ये मानेंगे कि जब महाभारत का समय चल रहा था उस समय यहाँ पर कौन राजा राज कर रहे थे? सर कुनिंद राजा उस समय इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, है ना। तो कुनिंदाधिपति सुबाहु का उल्लेख हमको इसमें देखने को मिलता है ना। और आपने कल पॉइंट वैसे ही दिखा है कि महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया, द्विज, उनको नाम दिया गया द्विज। तो चलो, महाभारत में ये उल्लेख मिला। महाभारत काल के बाद कुनिंद राजवंश के बारे में दूसरा उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। मौर्य काल में जिस समय भारत का राजा कौन था? अशोक था। तो अशोक के टाइम पीरियड में अशोक ने अपना एक अभिलेख कालसी में स्थापित करवाया, उसको ही बोलते हैं कालसी अभिलेख। उस कालसी अभिलेख में अशोक ने ये लिखवाया है कि जहां मैं ये अभिलेख स्थापित कर रहा हूं, इस क्षेत्र के जो जन है उनका नाम कुलिंद है। तो अशोक ने भी इस बात के ऊपर सत्यता दी है कि भाई जब मैं हूं तो मेरे जमाने में भी इस क्षेत्र में कौन रह रहे हैं। तो इसीलिए हम मानते हैं कि भैया इनका शासन चल रहा है उस टाइम तक भी। बाद में अशोक की जब सत्ता खत्म हुई, जब मौर्य काल खत्म हुआ और भारत में शुंग वंश शुरू हुआ, पुष्यमित्र शुंग राजा बना, तो पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने भरभूत और मथुरा अभिलेखों में लिखवाया कि जिस समय मैं हूं उस समय हिमालय में कौन है? कुलिंद है। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि हाँ, इनके बारे में हमको बहुत कुछ बातें नहीं पता है, पर जो थोड़ा बात है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, हल्की फुल्की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास आया श्रीपुर श्रीनगर क्षेत्र में कुनिंदाधिपति सुबाहु, इस कुनिंदाधिपति सुबाहु नाम के व्यक्ति से पांडवों ने भेंट करी। अगले पॉइंट पे आप लिखना, मौर्य काल में जब मौर्यों का जमाना आया, मौर्य काल में अशोक ने, मौर्य काल में अशोक ने कालसी, एक नाम लिखना पहले, कालसी मत लिखो, पहले लिखो कालकूट। कालसी का पुराना नाम क्या है? कालकूट।
अशोक ने कालकूट कालसी में अपना अभिलेख स्थापित करवाया। ठीक है, कालसी में अपना अभिलेख स्थापित करवाया। अशोक ने अपना अभिलेख कहां पर स्थापित करवाया? कालकूट कालसी में अपना अभिलेख स्थापित करवाया, जिसमें कुनिंदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुनिंदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि हां इस क्षेत्र पर कुनिंदों का शासन था या कुलिंदों का शासन था, जिसमें कुनिंदों का उल्लेख किया गया है। मतलब महाभारत के जमाने में भी यहां किसका उल्लेख मिल रहा है? कुनिंद। और जब अशोक है तब भी किसका उल्लेख मिल रहा है? कुनिंद। इसका मतलब इस समय तक भी कुनिंद इस क्षेत्र पर शासन करते रहे होंगे। अगला पॉइंट लिखना, शुंगकालीन अभिलेखों में भी, शुंगकालीन, शुंग मतलब पुष्यमित्र शुंग, शुंगकालीन अभिलेखों में भी, शुंगकालीन अभिलेखों में भी कुनिंदों के इस क्षेत्र पर होने का प्रमाण मिलता है। जब हम शुंग काल के अभिलेख देखते हैं तो उनमें भी हमको ये जानकारी मिलती है कि हाँ जी यहां पर कुनिंदों का शासन था। शुंगकालीन अभिलेखों में भी इस क्षेत्र पर कुनिंदों के होने का प्रमाण प्राप्त होता है, कुनिंदों के होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इन सब चीजों के आधार पर कुछ कहानियां बनाते हैं। पहला प्रश्न राजधानी का रहा है हमेशा से, कुनिंदों की राजधानी कहां थी, इस बात को लेकर के हमेशा चर्चा रही। देखो महाभारत में उल्लेख आ रहा है किसका? श्रीनगर का। महाभारत में तो श्रीनगर उल्लिखित है, लेकिन मौर्य काल के समय, जब मौर्य काल आया तो मौर्य काल के समय किस स्थान का उल्लेख मिल रहा है? कालसी का। इन दोनों के बीच ही कंट्रोवर्सी है। सिर्फ महाभारत में श्रीनगर का उल्लेख है, क्योंकि कुनिंदाधिपति मतलब जो राजा है वो कहां पर है? वो श्रीनगर में है। तो हम ये मानते हैं कि जो कुनिंदों की राजधानी है शायद वो परिवर्तनशील थी, बदलती रही। महाभारत काल में इनकी राजधानी संभवतः श्रीनगर थी, पर मौर्य काल आते आते कुनिंदों ने अपनी राजधानी किसे स्थापित कर दिया था? कालसी। दोनों में से मुझे कोई एक चूज करना हो तो मैं किसे चूज करूंगा? मैं कालसी को चूज करूंगा, क्योंकि वहां से एक साहित्यिक स्रोत नहीं बल्कि वहां एक अभिलेखीय स्रोत मिल रहा है। आपको एक अभिलेख मिल रहा है जो कि महाभारत की तुलना में कहीं ज्यादा भरोसेमंद चीज है। तो जब भी आपसे कुनिंदों की राजधानी के संबंध में प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या आंसर देते हैं? कालसी। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाद में कुनिंदों की राजधानी शत्रुघ्न नगर चली गई, पर ये कहां है यही नहीं मिला आज तक। शत्रुघ्न नगर कहां है पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं सहारनपुर, कुछ लोग कहते हैं देहरादून, कुछ लोग कहते हैं जौनसार, पता नहीं। तो एक अंदाजा है कि लास्ट में इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर पहुंच गई। कुछ लोग कहते हैं अंतिम समय में बेहट पहुंच गए, कुमाऊं में, पर अन्य स्थानों की इतनी पहचान नहीं हुई है कि ये स्थान कहां पर है। सबसे ज्यादा प्रामाणिकता किसके साथ रहती है? काल से। तो आप नीचे से पॉइंट लिखो, कुनिंदों की राजधानी परिवर्तनशील रही। कुनिंदों की राजधानी परिवर्तनशील रही, मतलब बदलती रही। कुनिंदों की राजधानी परिवर्तनशील रही। कुनिंदों की राजधानी परिवर्तनशील रही। ठीक है, परिवर्तनशील रही। महाभारत काल में राजधानी श्रीनगर, महाभारत काल में राजधानी श्रीनगर, मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल में, मौर्य में भी और मौर्य के बाद, मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल में राजधानी कालसी का उल्लेख प्राप्त होता है, का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, कि राजधानी मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में राजधानी कालसी का उल्लेख प्राप्त होता है। चलो अब कुछ नहीं करना, तो अब कथा सुनी थोड़ा है। कथा बहुत कंफ्यूजिंग कथा है, थोड़ा समझो कि हुआ क्या। ठीक है, इस एक पार्ट को अगर निपटा दिया तो बस मेरा भी जीवन धन्य, तुम्हारा भी। थोड़ा और बहुत अटपटांग है थोड़ा। अब 2 मिनट के लिए शांत होकर तुम एक कथा सुन लो कि हुआ क्या। पता तो मुझे भी नहीं है कि हुआ क्या, पर इधर उधर से कटा कुटा करके एक आइडिया लगाया गया कि शायद ये हुआ है।
स्टोरी दिमाग में घुस गई तो आप नोट्स बहुत आसानी से बना पाएंगे फिर। ठीक, ये हमको देखने को मिला कि भाई पहले यहां रहते थे कोल, किरात, खस, वस, जो भी था। फिर कहानी मिली कि यहां पर जो सबसे पहले राज कर रहे थे उनका नाम क्या था? कुणिंद। तो जब कुणिंद इस क्षेत्र पर शासन करते थे तो क्या सिर्फ कुणिंद थे जो यहां पर राज करते थे? तो हमको उल्लेख मिलता है नहीं सर, ऐसा नहीं था। कुणिंदों के अलावा कुछ अन्य वंश भी थे जो उत्तराखंड पर अलग अलग क्षेत्रों पर राज कर रहे थे, पर उनके बारे में हमें कुछ मिला ही नहीं। तो कुछ मिला नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि वो थे ही नहीं, थे पर उनकी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो क्या कहानी बनती है? ऐसा कहते हैं कि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस समय उत्तराखंड के इस क्षेत्र पर, ये भी देखो ये वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र पर कौन शासन कर रहा था? कुणिंद। तो ये कुणिंदों का राज्य था। एक बात समझो, जहां कुणिंदों का राज्य समाप्त होता उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र था, यहां पर औदुंबर नाम की एक शक्ति का शासन था। यहां कौन सा वंश चल रहा था? औदुंबर। पर इस औदुंबर वंश के बारे में हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तुक्का मारना तो बोलो, कथा बना दे। ऐसे ऐसे नहीं चलता इतिहास में ना, अब बनाने को तो बोल दे। औदुंबर वंश का सबसे प्रतापी राजा गुल्लू था, क्या पता चल रहा? पर नहीं था ना गुल्लू। गुल्लू होता तो पता ही नहीं उनके बारे में, पर था। मतलब जिस समय यहाँ कुणिंद थे तो कुणिंदों के ऊपर कौन था? औदुंबर। इसके अलावा एक तीसरी शक्ति का शासन भी उत्तराखंड में हुआ करता था, उसको कहते थे योधेय। यहां पर कौन रहते थे? योधेय। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, देखो ये वाली जो बेल्ट है, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर रहते थे पर्वतीय जन। उनको कहते थे क्या? तंगण। तंगण किसको बोलते हैं? जो घोटिया है उनको बोलते हैं तंगण। इसके ऊपर चले जाए तो यहां रहते परतंगण। परतंगण में पले वाले तंगण, तिब्बती, इनका उल्लेख मिलता है। फिर यही उल्लेख मिलता है कि यहाँ नाग जाति के लोग होते थे, इधर भी नाग। तो छोटे छोटे ये पर्वतीय जन है। ये वो लोग हैं जहां पर राजाओं का शासन नहीं था, ये अपना शासन खुद चलाते थे। तो आप ऐसा समझो ये जंगलों में निवास करने वाले जन थे। वो तो कहानी में है ही नहीं कहीं। कहानी में ये लोग हैं कि जब कुणिंदों ने उत्तराखंड पर शासन किया तो उस समय यहाँ पर कुणिंद, औदुंबर और योधेय तीन शक्तियां मुख्य रूप से शासन कर रही थी। कुमाऊं में खसों का शासन था। तो कुमाऊं पर कौन राज कर रहा था? खस। तो ऐसा करके पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ था। बस एक कहानी पर पूरी स्टोरी, एक स्टेटमेंट पर पूरी स्टोरी टिकी हुई है। जब भी केंद्र में शक्तिशाली राजा आएगा, केंद्र मतलब भारत में, जब भी कोई पावरफुल राजा केंद्र में आएगा तो इन सब का सर्वनाश कर देगा सीधा। होगा ना ऐसा? तुम छोटे 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 राज्य, आप राजा हैं, सोचो आप अलग अलग देश से आए हुए राजा हैं और मैं भारत का राजा हूं। तो अगर तुम हूं मैं खत्म तो क्या दिक्कत है? आप है राजा। मैंने कहा ओ इधर आ, तुमने कहा पिटेगा मास्टर यहाँ, है ना। मैंने कहा सिट डाउन, तुमने कहा नॉट, तो वही था, नहीं मान रहे आप। तुमने नॉट कहा, मैं चुपचाप बोला सिट डाउन। ऐसा नहीं, मैं तुम्हारी क्लास में आया और क्लास में आते ही कुछ नहीं किया मैंने। आते ही तुम सब बैठे हुए हो और आते ही मैंने इस भाई के ऐसा थप्पड़ मारा ना कि वहां छपाई है। कुछ नहीं किया इसने, पर मैंने इसे खड़ा किया और एक झापड़ से पीछे छपाई है। अब मैंने बोला सिट डाउन, तो अब तुम होंगे ना सिट डाउन। तो प्रभाव है कि राजा कैसा है। अगर पावरफुल है राजा तो समझो जब यहां ताकतवर राजा आएगा तो सबको पराजित कर देगा। लड़ने की भी जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र को जीतने के लिए, किसी क्षेत्र को जीतने के लिए वो राजा बेवकूफ होगा जो एक एक क्षेत्र को जीतेगा। जीतना थोड़ी ही है। अगर मुझे तुम सबको जीतना है तो वही बात, बस चल बोला विक्की यहाँ हूं खड़ा, एक थोड़ा थप्पड़ मारा ऐसा कि कांच फाड़ के उधर चले गया, है ना। बस एक ही झटका में उधर गया। अब मैं इस पे गया शिवानी पे, तो इसने गुरु जी बस क्या चाहिए बता। मैंने कहा मेरी आधीनता स्वीकार करो। ओके सर ओके। तुम में से पीछे वाले भी आएंगे दौड़ के ना, गुरु जी हमारी भी लो आधीनता। तो एक को पीटो, ढंग से पीटो, सब आपको देख के वैसे ही डर जाएंगे। तो यहाँ ये कुणिंद, औदुंबर, योधेय ये सब राज कर रहे थे। ये अपना शासन बढ़िया से चल रहा था इनका। पहली कहानी क्या मिलती है? पहली कहानी मिलती है कि केंद्र पर किसका शासन शुरू हुआ? मौर्य। मौर्य काल में यहां किसकी सत्ता हुई? अशोक। अब बताओ जब भारत का राजा अशोक था तो अशोक कहां का राजा है? ध्यान से इसको समझो पहले, ये दिमाग में बैठ गई कहानी तो सारे स्टेटमेंट दिमाग में बैठा दोगे। अशोक कहां का राजा था? पूरे भारत का। हमारा भी था क्या? हाँ जी। तुम्हारा क्या? पाकिस्तान वालों का भी था, अफगानिस्तान भी था। इसने पूरा भारत विजित कर दिया। तो जिस समय अशोक का शासन था तब कुणिंद यहां रहते थे पर वो राजा नहीं थे। कुणिंद यहीं रहते थे पर उन्होंने इसकी अधीनता मान ली।
ये भी इसके अधीन आ गए, ये भी इसके अधीन आ गए, ये भी इसके अधीन आ गए। सबने हाथ जोड़ दिया, जी सर जी सर। तो तब तो सबका राजा कौन है? अशोक है। जब मौर्य काल में तो अशोक है, तब कोई वंश नहीं। लेकिन जब अशोक की मृत्यु हुई, जब अशोक की मृत्यु हुई, तो अशोक की मृत्यु के बाद के कालखंड को क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। तो ये जो नक्शा मैंने आपके सामने बनाया, ये किस कालखंड का है? मौर्योत्तर काल। अशोक के मरने के बाद जब हमने देखा कि केंद्र पर कोई शक्तिशाली राजा नहीं है, तो कुनिंदों ने अपनी सत्ता बना ली, सब स्वतंत्र हो गए, क्योंकि सेंटर में पावरफुल आदमी नहीं है। तो मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के खत्म होने के बाद ऐसे 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 वंश बने। ठीक है, अब आप भारत के कॉरस्पॉन्डिंग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते रहो कि जब मौर्य काल खत्म हुआ, तो मौर्य काल के खत्म होने पर हमारे राज्य में कुनिंद, औदुंबर, योधेय और खस, इनका शासन शुरू हुआ। मौर्य काल के बाद अगर आप देखोगे तो कोई पावरफुल वंश अगर हमें देखने को मिलता है तो उसका नाम क्या है? कुषाण वंश। मौर्य काल के बाद कोई ठीक ठाक वंश भारत में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कुषाण। अब कहते हैं मौर्यों के बाद जब कुषाण आए, तो कुषाणों ने भी हमारे राज्य में एंट्री करी। ये देखो, ये आए कुषाण, और उन्होंने उत्तराखंड का जो निचला क्षेत्र है इस पर कब्जा कर दिया। सबसे पहले हम किसके कब्जे में थे? अशोक के कब्जे में। अशोक के जाने के बाद हम सब आजाद हो गए। कुनिंदों ने अपना राज्य बनाया, योधेय ने अपना, औदुंबर ने अपना। अब अशोक के बाद भारत पर किस वंश का शासन हुआ? कुषाण। तो जब कुषाणों की सत्ता स्थापित हुई तो वो घुसे हमारे राज्य में, और उन्होंने हमारे राज्य की ये जमीन, ये देखो, ये निचली जमीन, ये कब्जे में कर ली। तो जब कुषाणों ने हमारे राज्य पर शासन किया, मतलब पूरे उत्तराखंड में नहीं आए, कहां आए हैं? सिर्फ नीचे नीचे, तराई भाबर। कुछ जमीन कुनिंदों की छीन ली, कुछ जमीन योधेय की छीन ली, कुछ जमीन खसों की छीन ली। ठीक है बात। कुषाणों को इस राज्य से योधेयों ने भगाया। जब ये हमारे राज्य के अंदर आए तो योधेयों ने क्या किया? कुषाणों को बाहर भगा दिया। लड़ाई हुई फिर, तो कुषाण आए, तराई भाबर पर कब्जा किया, पर कुषाणों को योधेयों ने पराजित कर दिया, भगा दिया यहां। तो कुषाण पूरे राज्य पर अधिकार नहीं कर पाए, सिर्फ तराई भाबर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर पाए, लेकिन उनको वापस किसने भगा दिया? योधेय ने भगा दिया। इसी दौर में, जब हम इस दौर में पहुंच गए, तो इसी दौर में कुछ नए राज्यों का जन्म होने लगा। अभी तक तो हमारे पास 1 2 3 4 4 ही राज्य थे, लेकिन जब कुषाणों का शासन खत्म हुआ, देखो कुषाण गए, कुषाणों को यहां से किसने भगाया? योधेयों ने। जब कुषाणों का शासन खत्म हुआ, तो कुषाणों के शासन के खत्म होने के बाद हमारे राज्य में कुछ नई राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित होने लगी। कुछ थोड़ा सा नया, मैं बोल रहा हूं किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो? अब कौन से टाइम में आ गए? कुषाण उत्तर, यानी कुषाणों के खत्म होने के बाद क्या हुआ? जो हमारे पास कुनिंद थे ना, कुनिंद, इनकी सत्ता कम हो गई। ये देखो, यहां पर ये कुनिंद, इनका क्षेत्र इतना ही रह गया। पहले बड़ा था ना इनका राज्य। और इस ऊपर वाले क्षेत्र पर, यहां वाला जो हिस्सा है, जोनसार भाबर का ये जो हिस्सा है, यहां पर एक नया वंश स्थापित हो गया। इस वंश को बोलते हैं वार्षगोणिया। ठीक है। इसी समय जौनसार से सटा हुआ जो सिरमौर का क्षेत्र है, वहां कुलुत नाम का एक नया वंश स्थापित हो गया। ये जो आपका ऊपर का क्षेत्र है, कौन थे यहां पर शासन कर रहे? औदुंबर। यहां पर शासन कर रहे थे औदुंबर इसी समय। और ये देखो, ये ऊपर तो तंगण पर तंगण तो है ही। खैर, इसी समय चमोली गढ़वाल के अंदर जो आज का जोशीमठ है, वहां पर एक नया राज्य स्थापित हुआ, उसको कहते हैं करतरपुर। ऐसे नए नए राज्य बनने लगे। और यहाँ जो निचला क्षेत्र है, यहाँ पर योधेय शासन कर रहे थे। फिर मैं ये सारे स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ योधेय थे, इस जगह पर कौन थे? खस थे। ये नक्शा कब का बना? सर ये नक्शा है कुषाणोत्तर काल का, कुषाणों के खत्म होने के बाद। अब एक बार देखो इसको ध्यान से, इस नक्शा को देखो, इसमें कौन नया है? सर वार्षगोणीय नया है। और कौन नया है? कुलुत नया है, बाकी तो पुराना है। तो कुषाणों के खत्म होने के बाद करतरपुर नया है, यानी कि कुषाणों के खत्म होने के बाद हम ये कह सकते हैं, जब कुषाण वंश खत्म हुआ, उसके बाद हमारे राज्य में कुछ नए राज्यों का जन्म हुआ है ना। दिख रहे हैं ना आपको, नए नए राजा बने, करतरपुर, वर्षगोणिया, कुलुत, नए नए राज्यों का जन्म हुआ। कौन से दौर में? कुषाणोत्तर काल में। अब कुषाणोत्तर काल के बाद अगला दौर आया गुप्त काल।
सुना है आपने इंडियन हिस्ट्री में, नाम तो सुने होंगे ना। पहले मौर्य वंश था, कुषाण आए, कुषाण गए, तो फिर गुप्तों का शासन शुरू हुआ। गुप्त काल में गुप्तों का एक राजा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। सुना है आपने नाम? समुद्रगुप्त अशोक के बाद दूसरा पावरफुल राजा था। पहला पावरफुल राजा कौन? अशोक। उसके बाद दूसरा पावरफुल कौन? समुद्रगुप्त। अब जब समुद्रगुप्त राजा बना तो राजा बनने के बाद उसने धीरे धीरे करके उत्तर भारत के राज्यों को जीतना शुरू किया, और जीतते जीतते एक दिन हमारे राज्य में आया। जैसे ही वो हमारे राज्य में आया, कौन मिला उसको? कुड़िंद। मार थप्पड़ इसका खींच के, चलो बेटा कुड़िंद, कुलुत फुलुत, चलो चलो निकलो, सुलुत सुलुत सब चलो चलो जी, ये सब वही खत्म। बस उसने सारे राज्य जीत लिए। यहाँ जो भी लोग थे पहले, उनके राजा कुड़िंद थुड़िंद, अब सबका राजा कौन? समुद्रगुप्त। अब हम सबका राजा कौन है सर? हम सबका राजा समुद्रगुप्त है। तो गुप्त काल में सारे वंश खत्म, जितने थे। ये बता बस करतरपुर, वहां तक नहीं समुद्रगुप्त किया। तो समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त, तो वो चंद्रगुप्त गया, उसने इसको भी निपटा दिया। तो बताओ गुप्त काल में हमारे राज्य में कौन सा वंश था? कोई भी नहीं। जितने थे सब खत्म हो गए। फिर गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ऐसे राजा आए, पावरफुल, भयंकर भयंकर थे। लेकिन बाद में राजा आए टाइम पास वाले, स्कंदगुप्त। सुना है तुमने नाम? स्कंदगुप्त सुन्न टाइप का राजा, मतलब तो वो एक ऐसा शांत और ऐसा शरीफ टाइप का राजा था। देख के आइडिया लग जाएगा ना। अपने स्कूल में उस टीचर को याद करो जिसकी कक्षा में तुम खूब शैतानी करते थे। क्यों करते थे? उसको देख के सूझी था। हमारा था एक क्लास में टीचर, चिंपोजी बोलते थे उसको, चिंपू बोला, चिंपू बोलते थे ना, चिंपोजी। मारता था भाई, एक होता ना जानवर, चिंपोजी, पता नहीं क्यों बोलते थे। जैसे ही हमने स्कूल में एडमिशन लिया, उस हम 6 में एडमिशन लिए, और वो 7th क्लास के जो भैया लोग थे वो हमको कह रहे, तुम्हारी क्लास में चिंपू की क्लास है। हम देखना चाह रहे थे कौन है चिंपू। अब वो टीचर जैसी क्लास में, सच में चिंपोजी था भाई वो। और यार सुन, ऐसा करा वहां। अबे हमने कहा खत्म है रे। तो आदमी पहले ट्राई करता है, पीछे बैठ के चुपके से थोड़ा बात करते हैं, जरा चेक करते हैं कैसे। तो एक लड़के ने पीछे से ऐसा कर दिया, थोड़ा सा जानबूझ के, और कुछ नहीं बोला भाई। 5-10 मिनट तक यही किसने किया, किसने किया। अब किसने किया क्या, वो है सामने दिख रहा, मार थप्पड़ नहीं मारा। तो अब हमको आदत पड़ गई, नहीं खत्म है रे, और जो मर्जी करो, तो जैसा मर्जी करो। उसके बाद आए एक अगला मास्टर गणित का, डंडा लेके भाई क्लास में, और क्लास में आते हुए उसने ऐसा कुछ पढ़ा रहा था, द्विघात समीकरण वाले क्या था, x² y²। और एक बच्चे से पूछ लिया, और उसको क्या पता x² y²। और जब उसने नहीं बताया, थप्पड़, उस दिन कुछ नहीं किया उसने, मारता रहा उसको, थप्पड़ ही थप्पड़, जुगड़े जुर्र हो गई ना। आज भी मिलते। वो सर ने मुझे बहुत मदद करी। जब मैं कोचिंग खोलने टिहरी गया तो मैं वहां पे, बहुत टाइम हो गया था, मैं वहां पर था नहीं, मुझे वहां पर कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो वही सर मिल गए, उन्होंने ही मिल रही जगह वगैरह ढूंढी। मुझे डर लगती है भाई आज भी, वो बार बार पूछते रहते। बहुत अच्छे, अभी वो सरकारी स्कूल में टीचर हो गए, और जिस सरकारी स्कूल में वो टीचर हो गए तो उनके वहां पे अभी प्रिंसिपल की पोस्ट आई है। ये आप में से भी एक बच्चा आया था, भाई ये आया था छोटू, तो उनके यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट आई है, तो वो एलिजिबल है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। उसमें कुछ जीएस पोर्शन है। तो वो सर ना मुझे फोन करते हैं और मुझे कह रहे हैं, गौरव मुझे इसका जरा वो सिलेबस दे देना। मुझे पता नहीं क्यों डर लगती है, उसी दिन का याद मारते रहा भाई। तो इसका मतलब वो पावरफुल राजा है, और उसको देख के डर लग गया ना। उस टीचर की क्लास आते ही शांत हो जाओ और मन में 24 घंटे जय श्री राम जय हनुमान करते रहो, क्यों कभी भी मार सकता भाई ना। और चिंपोजी की क्लास आई तो चिंपोजी की क्लास, और उस समय हीरो बन रहे हम। तो सेम ऐसा ही यहाँ भी होता है राजवंशों में। जैसे ही समुद्रगुप्त आया सब खत्म, पावरफुल राजा था। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद जब हमने स्कंदगुप्त को देखा, तो स्कंदगुप्त मतलब चिंपोजी था। चिंपोजी कभी कभी आ गया, और भाई क्या हाल है, हम नहीं बता रहे, चल कोई बात नहीं, और तुम्हारे क्या। तो हमने जब स्कंदगुप्त को देखा, क्या भाई ये तो खत्म है, तो इसकी पावर को देखते हुए हमारे राज्य में लोगों ने राज्य बनाने शुरू कर दिए। कैसे देखो, सबसे पहले ये जो थे यहाँ वाले, यहाँ पर जब ये चिंपोजी आया स्कंदगुप्त, और लोगों ने देखा कि अबे ये है राजा, ये खत्म है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इतना सा। तो यहाँ वालों ने कहा छोड़ रे, हम अपना वंश बना देते हैं। और यहाँ एक नया वंश स्थापित हुआ, उसको क्या बोलते, मित्र वंश। यहाँ एक नया ही वंश शुरू हो गया। ये वाले जो लोग थे, इन्होंने अपना खुद का एक नया वंश बना दिया, इसे नाम दिया गया अहिछत्रा। यहाँ एक वंश स्थापित हुआ, उसे नाम देने लगे अहिछत्रा। योदय वोदय कुड़िंद कुड़िंद सब खत्म हो गए। कुमाऊं पर शासन किसका रहा सर? कुमाऊं पर शासन था खस, तो यहाँ खसों का शासन था। यहाँ पर खसों का शासन, इधर यहाँ बीच में एक खूब बड़ा सा राज्य था, इसको नाम देते थे ब्रह्मपुर। यहाँ एक राज्य था ब्रह्मपुर।
इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ एक राज्य था सुवर्ण गोत्र, ऐसे करके, मतलब छोड़ो बहुत सारे, तो आप बेसिक बेसिक कहानी समझो, बाद में बनाएंगे जब नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी जगह थी, इसको कहते हैं कार्तिकेयपुर, ठीक है, ऐसे करके ये सब हुआ। कब की कहानी है ये? गुप्त जब खत्म हो गए, स्कंद गुप्त के बाद, यानी जब हम आएंगे गुप्तोत्तर काल में, गुप्तों के कालखंड में फिर से नए राज्यों का जन्म हुआ। अब यहां तक की कहानी पहले समझो। जब मौर्य वंश था, अशोक था, तो हमारा राजा कौन? कोई नहीं, कोई वंश नहीं था। हाँ, कुनिंद यहां रहते थे, तो कुनिंद तो यहां अभी भी रहते, मरे थोड़ी वो। कुनिंद तो क्या पता तुम ही ना हो कुनिंद, तुमको पता था वो भाई कुनिंद, क्या पता यही है कुनिंद। तो कुनिंद खत्म थोड़ी हुए, बस वो राजा नहीं है, अब रहते तो यही है ना, गए थोड़ी आते। खस कहाँ गए? अगर पागल है कि यही है भाई, पर अब पावर नहीं है उनके पास। तो कुनिंद यही थे, वार्षगोण सब यही थे, पर राजा उस समय कोई नहीं था जब अशोक था। अशोक के जाने के बाद, जैसे ही अशोक गया तो ये बना नक्शा, ये देखो, अशोक के जाने के बाद यहाँ के राजा ये, यहाँ की ये, यहाँ की ये, यहाँ की, चलता पूरा का पूरा मौर्योत्तर काल में। कुषाण आए लेकिन उनको भी भगा दिया। लेकिन जब गुप्त काल आया, तो गुप्त काल आने का मतलब सब चपट फिर से। जब गुप्तों का शासन खत्म हुआ, तो अब देखो पावर है ही नहीं किसी के पास, कोई पावरफुल राजा है ही नहीं, तो हमने फिर से अपने छोटे छोटे वंश बना दिए। तो गुप्तोत्तर काल में इन वंशों ने, यहाँ पर अपने नाम से होगा राजकुमारी ईश्वरा, यदु वंश, यहाँ ये छोटे छोटे वंश स्थापित हुए। कुषाणोत्तर काल में फिर से ये राजा यहाँ शासन कर रहे हैं। अब गुप्त काल के बाद, गुप्तों की शक्ति खत्म होने के बाद, भारतवर्ष में अगर कोई पावरफुल राजा आता है तो उसका नाम था हर्षवर्धन। नाम सुना आपने? कन्नौज का शासक था। तो गुप्तों के कई साल के बाद एक पावरफुल राजा आया, उसका नाम था हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन जब राजा हुआ, तो इस हर्षवर्धन ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। यहां देखो इतने सारे राज्य थे। हर्षवर्धन की लड़ाई देखो कैसे किया उसने। आया कहां? अहिछत्रा, इस राज्य पर आया। जैसे तुम राज्य हैं अलग अलग, कोई कार्तिकेयपुर, कोई ये, कोई ये। अब मैं हूं हर्षवर्धन, मैंने आपके राज्य में प्रवेश किया, तुम इस राज्य की प्रजा, यही तुम्हारा राज्य है, विक्की तुम्हारा राजा, और ये राज्य का नाम है अहिछत्रा। तो हर्षवर्धन आया और हर्षवर्धन ने इसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे मारते रहा भाई जी इसको, भयंकर। जिस समय तुम्हारा राजा पिट रहा होगा, क्या तुम्हारे मन में ये नहीं आएगा वे खत्म है रे हमारा राजा? और मेरे लिए थोड़ा सा ये भाव तो आएगा ना तुम्हारे मन में, बेटा ये कौन है रे, कौन मार रहा है इसको? तो मैं हर्षवर्धन, मैंने तुम्हारे अहिछत्रा के राजा को मारा शाम को 5 बजे तक। और 5 बजे पहले क्या होता था? इससे पहले राजा आया, इसको मारा, निपटाया, चल अगले राज्य, चल अगले राज्य, इनको निपटाओ, अपने साम्राज्य में मिला दो। हर्षवर्धन ने ऐसा नहीं किया, इसे 5 बजे तक मारा और शाम को 5 बजे इसको वापस इसकी कुर्सी पे बैठा दिया और इसका मुकुट भी पहना दिया और कहा कि राजा तो तू ही है, बना इस राज्य का राजा तो तू ही है। तो इसने मना किया, इसने कहा मत ना यार, मैं नहीं होना चाहता। उसने कहा तू ही है इस राज्य का राजा। इसने कहा कैसे रहूंगा अभी इनके सामने, कैसे शकल दिखाऊंगा, मेरे नाक पर लगा मुक्का इनके सामने मैं पिट गया, बेइज्जती हो गई मेरी। तो हर्षवर्धन ने कहा यही चाहता हूं मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस राज्य के राजा थे, आप ही रहो, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं, मैं बस इनके सामने तुझसे बड़ा राजा होना चाहता हूं। तो भाई साहब आप यहाँ के राजा हो, इस राज्य से टैक्स आप ही लोगे, टैक्स ले रहे थे लेते रहो, बस जितना भी टैक्स आएगा उस टैक्स का 90% मेरा, 10% तेरा, बस ये सिंपल व्यवस्था है। इसको बोलते हैं सामंतवाद। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अपने नीचे छोटे छोटे राजा पैदा कर देना। पहले की व्यवस्था क्या थी? आओ निपटाओ, और अगर पहले में हर्षवर्धन से पहले आता, इसको मारता, तुम्हारा राजा भी कौन होता? मैं। उस क्लास में जाता, उधर पड़ियार गुरुजी को मारता, वहां का राजा भी मैं, तो सबका राजा मैं। पहले ये चल रहा था। हर्षवर्धन आया, इस क्लास का राजा कौन है? विक्की। आया, 4 थप्पड़ मारी, चल पैर छू, इसने पैर छुए, राजा तू ही है, 100 रुपए टैक्स आएगा, 90 मेरे, 10 तेरे, 1 तारीख आधा ना वहां घर पे आओ पैसा लेके, चलो जी उधर। वहां गए, पड़ियार जी को मारा खींच के, चल भाई 1 तारीख आई। इसको बोलते सामंतवाद। कौन लेके आया? सामंतवाद। तो अब नक्शा नहीं मिटाएंगे। अब क्यों मिटाना? जो जहां का है वो वहीं का रहेगा, जो जहां का राजा है वो वहीं का राजा रहेगा। बस इतना है कि 1 तारीख को इन सभी राजाओं को टैक्स लेके कहां जाना पड़ता था? हाँ, कन्नौज। लो जी सर, इस महीने का किराया, इस महीने का, हर महीने ये चल रहा था। एक दिन हर्षवर्धन ही मर गया। हर्षवर्धन मकान मालिक मर गया, मकान मालिक। अहिछत्रा वाला 100 रुपए लेके पहुंच रहा वहां, ये किसको देना? मर गया। हर्षवर्धन के बेटे का नाम क्या था? बेटा ही नहीं था। कन्नौज की गद्दी खाली।
अब किसको देना किराया, जबरदस्ती है किराया देना। अब दिया ही नहीं इन्होंने, ये वापिस आए और इन्होंने कहे मर गए रे मकान मालिक, स्वतंत्र हो जाओ। तो ये सब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि अब किसी को टैक्स नहीं देना, बस खाओ कमाओ अपना, लेते रहो टैक्स, देना किसी को नहीं है। तो ये स्वतंत्र हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब कन्नौज की गद्दी खाली हुई तो इन सभी राजाओं ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी। और उसी समय जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई ना, उसी समय ये राज्य जब स्वतंत्र हुए तो इन राज्यों में जो राज्य सबसे आगे फैला, सबसे आगे बढ़ा, वो था कौन सा राज्य? और यहां पर जिन राजाओं ने राज किया उनको बोलते हैं पौरव वंश के राजा। तो पहला वंश कौन सा है हमारा? कुणिंद। और कुणिंद के बाद दूसरा वंश कौन सा है? पौरव। तब पौरव किस समय आए? जब हर्षवर्धन मर चुका था। हर्षवर्धन मर गया, ऊपर कोई राजा ही नहीं, सब स्वतंत्र हुए। तो सबसे ज्यादा विकास किसने किया? ब्रह्मपुर नाम के राज्य ने, ये सबसे आगे बढ़ा। और जब ये सबसे आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर जो वंश स्थापित हुआ उस वंश को नाम क्या दिया गया? उसे कहा गया ब्रह्मपुर या पौरव वंश कहा गया। तो अब कौन सा वंश है? पौरव। लेकिन ये पौरव वंश ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के 75 साल बाद, जैसे ही इसको मरे हुए 75 साल हुए, कन्नौज की गद्दी पर यशोवर्मन नाम का एक राजा आ गया। कन्नौज का राजा कौन बना? यशोवर्मन। तो एक नया आदमी आ गया, पावरफुल। अब जैसे ही यशोवर्मन कन्नौज का राजा बना, उसने अपनी सेना ली और सेना लेके उसने फिर से हम पे अटैक कर दिया। और हम उस समय क्या थे? स्वतंत्र, मुकुट पहन के बैठे हुए थे। स्वतंत्र और सामंत में एक अंतर है। सामंत राजा मुकुट नहीं पहनता था, पगड़ी पहनता था, और स्वतंत्र राजा मुकुट पहनता था। तो सबके कपाल में मुकुट लग रखा। और यशोवर्मन तलवार लेके आया तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बस फटाफट मुकुट निकाला, पगड़ी पहनने लगे। वो सॉरी भाई है ना, बस। तो हम सब के सब किसके सामंत बन गए? यशोवर्मन। पहले हम किसके सामंत थे? उसकी मृत्यु के बाद हमें किसने अपने अधिकार में कर दिया? यशोवर्मन। तो यशोवर्मन आया और चलो रे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही रहो। बस वो याद है ना, 1 तारीख 100 रुपया किराया, कन्नौज आ जाना, डायरेक्ट कन्नौज। यशोवर्मन ने थोड़ा नियम बदला पहले की तुलना में। क्या करते थे? ये जो मित्र वंश है, 1 तारीख आ गया वहां उसके दरबार में, यशोवर्मन के दरबार। क्यों आया? सर किराया देने आ रखा मैं। अब किराया दे रहा, बिजली के बिल पे लड़ाई चल रही वहां, कभी पानी का बिल, ये पूरा दिन खा दिया उसने मित्र वंश वाले। फिर 2 तारीख ये आ रहा, 3 तारीख ये आ रहा। तो यशोवर्मन ने कहा कि अरे सब के सब मत आया करो, तुम आ जाते, दिन भर बैठे, चाय पानी अलग दो तुमको। तो उसने कहा सुनो, तुम सब जितने भी यहाँ के राजा हो, तुम सब यहाँ के राजा को दिया करो यार पैसे। कार्तिकेयपुर का एक सामंत था, उसका नाम था बसंत देव। समझ आ रही है आपको कहानी? ये देखो, ये कार्तिकेयपुर था ना, वहां का एक सामंत राजा था, उसका नाम क्या था? बसंत देव। और इसने बोला यशोवर्मन ने कि भाई वहां मत आना हमारा घर, 1 तारीख को तू इसको दे देना, जो तेरा किराया हो इसको देना, तू इसको सब, तुम सब इसको दे देना भाई। अतः ये लाएगा मेरे पास, ये सामंत राजा है। और तुम सबको किसको टैक्स देना है? तुम मेरे को देते फीस, मेरे को दी आज तक, किसको देते तुम? तो राहुल बर्तवाल है, बसंत देव, मैंने भी रखा ना उसको बसंत देव। एक एक मैं नहीं जा रहा, एक तू रहा यहाँ पे। और तुम सब किसको देना रे भाई? उसको देना, डायरेक्ट तुमने पैसा उसको देना है और उसने मेरे को देना। 5 बजे घर जाके दिखा बेटा, तुमको लग रहा राहुल बर्तो, असली खिलाड़ी ये है यहाँ सामने बैठा, तुमको लग रहा ये है ना जी ना। तो 5 बजे चल भाई, ला हिसाब किताब पूरा दे। तो जैसे यशोवर्मन है वैसे तुम्हारा भाई है यहाँ पे, और जैसे बसंत देव है तो राहुल बर्तवाल। इसका काम क्या है? सबसे लो जी, इन सबसे टैक्स लो, और 1 तारीख को एक गाड़ी में बैठ और सीधा जा कन्नौज, और कन्नौज में हिसाब किताब बना के लाना। लो जी सर, मित्र वंश वालों का 500 रुपए पकड़ो, खस वालों का इतना इतना, ये चल रहा था सिस्टम। और यहाँ कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा था? यशोवर्मन। अब ये कहानी चलती रही, कई 100 वर्षों तक ये कहानी चलती रही। इसी टाइम पे कहते हैं जब ये सारी कहानी चल रही थी, उसी समय जम्मू कश्मीर में ललितादित्य नाम का एक राजा उत्पन्न हुआ। जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? ललित। ये बहुत पावरफुल था, ललितादित्य मुक्तापीठ, ये इसका नाम था। जम्मू कश्मीर का राजा था, उसने पूरा जम्मू कश्मीर जीत लिया, ललितादित्य मुक्तापीठ ने। और सारा जम्मू कश्मीर जीतने के बाद, अब जम्मू कश्मीर तो जीत लिया, अब ये किसको जीतने आ रहा? हिमाचल प्रदेश को। यहां नीचे पावरफुल राजा कौन है? उसने पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया। पूरा उत्तर प्रदेश जीतने के बाद अब ये उत्तराखंड को भी जीत लिया। अब उत्तराखंड जीतने के बाद ये किसको जीतने आ रहा? हिमाचल प्रदेश। एक ऐसे में गया ऊपर, एक ओसा है ऊपर से नीचे। एक तरफ से ललितादित्य मुक्तापीठ की सेना आई और एक तरफ से यशोवर्मन की सेना आई। हमारे मकान मालिक कौन है? हमारो यशोवर्मन। यहाँ हुई इनकी असली लड़ाई।
थप्पड़ यहाँ पे हुई। ये लड़ाई इंपॉर्टेंट होगी, नहीं छोटे छोटे लोगों की लड़ाई नहीं है, दो बड़े सामंतशाही राजाओं की लड़ाई। एक तरफ यशोवर्मन, एक तरफ ललितादित्य मुक्तापीड। युद्ध का स्थान किसको बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश। और इस युद्ध में हमारा मकान मालिक पिटा रे, ये रहा ये पिटा नहीं, शिक्षित मर गया। वहां लड़ाई करते हो ना, हमारा है इसलिए जीतेगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो ये देखो गया यशोवर्मन जो मकान मालिक था सबका, मर गया वहां। तो मर गया तो क्या करना, तो नया मकान मालिक आ गया। कौन है मकान मालिक? अब किसने हराया उसको? ललितादित्य ने हराया। तो ललितादित्य ने हराया, इसका मतलब जो जमीन उसकी थी वो किसकी हो गई? वो ललितादित्य मुक्तापीड की हो गई। अब ललितादित्य मुक्तापीड ने जब यशोवर्मन को पराजित किया, तो इसको पराजित करने के बाद अब ये देखने आया कि कौन कौन सी जमीन मिली मुझे। अब ये पहुंचा यहाँ यदुवंश के पास। और भाजी क्या हाल है? मकान मालिक का नाम यशोवर्मन। पीट दिया मैंने उसको, वो मैं हूं नया मकान मालिक। 1 तारीख किराया कश्मीर। इसने कहा किराया कुरैनी राहुल बर्तवाल से करो बात भाई, हम तो उसको देखते हैं, हमें नहीं पता राजा कौन है। तो उधर है बसंत देव, उससे बात करो। इनसे पूछ रहा था ना कितना रुपए देते, कितने क्लास पढ़ते, अलाना फलाना ये वो, क्यों कैसा। इसने कहा भाई जी यहाँ का सिस्टम सिंपल है, हमें राजा नहीं पता, हमें नहीं पता कौन है मकान मालिक, हम 1 तारीख पैसा किसको देते? बसंत देव। तो ये ललितादित्य मुक्तापीड ने कहा इनसे क्या बात करनी, इससे सीधा किससे बात करी? उसने बसंत देव को कहा कि सुन रे बसंत देव, जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो। आप टैक्स लेते हो ना सबसे, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 तारीख को कन्नौज की गाड़ी में मत बैठना, 1 तारीख को जम्मू आना है। अब मैं हूं आपका सामंत, अब से आपको टैक्स उसको नहीं देना। यशोवर्मन मर गया तुम्हारा मकान मालिक, अब आपको टैक्स किसको देना है? इधर देना है। और बाकी लेते रहो, जो व्यवस्था है, मैं कुछ नहीं बदल रहा, बस एक व्यवस्था बदली उसने, शिव जी की पूजा मत करना, मारूंगा थप्पड़। ये वैष्णव था, वैष्णव विष्णु का उपासक, और यशोवर्मन था शैव धर्म का उपासक। तो जब यशोवर्मन था तो सब शिव जी को पूजते, क्योंकि राजा का ही मेन देवता शिव जी था। तो सब शैव शैव शैव। बस ये आके इसने कहा बस एक काम है, शिव जी की नहीं करनी पूजा, नरसिंह की पूजा, बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर, ये सब किसकी देन है? इसी ललितादित्य मुक्तापीड। उसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बना दिया और कहा इसकी पूजा करना। तो उसने कहा ठीक है 1 तारीख को मिलते हैं। और फिर ललितादित्य मुक्तापीड वापिस चली गई। अब ये ललितादित्य मुक्तापीड पावरफुल आदमी था, जम्मू कश्मीर जीत लिया, हिमाचल जीत लिया, उत्तराखंड भी जीत लिया। इन क्षेत्रों को जीतने के बाद पहुंच गया लाहौर, कंधार, अफगानिस्तान पहुंच गया। अब यहां जीतता उबल में, और जब ये पाकिस्तान लाहौर अफगानिस्तान गया तो वहीं पर मर गया। हमें तो थोड़ी जीतेगा, तो वहीं युद्ध लड़ते लड़ते मर गया। इधर अपना बसंत भाई टैक्स ले रहा, तो 1 महीने का टैक्स 1 तारीख आई, बसंत भाई इंतजार कर रहा कि अब आता फोन मकान मालिक का। एड्रेस तो दिया ही नहीं था। मकान मालिक ने कहा व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दूंगा। बोले कहाँ है? तो व्हाट्सएप पे लोकेशन ही नहीं आई। ये हाई हाई करते रहा, हाई रीड ही नहीं हो रहा मैसेज ना, क्यों? जिसने रीड करना तो खत्म हो गया। ये लेते रहा, 1 महीने टैक्स लिया, इसने कहा देख लेंगे यार जब आएगा तब आएगा। दूसरे महीने का भी टैक्स लिया, घर ही में रख दिया। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक टैक्स लेते रहा बसंत देव। 1 साल बाद स्थिति ये आ गई कि घर में नोट की गड्डी लग गई वहां। 1 साल इनका जो भी पैसा था ना, और पहले किसको देते थे? मकान वाली। अब मकान वाली तो मर गया, अब घर में देखो तो 100 के नोट इतने, 500 के इतने, आटा चावल भर रखा अंदर टकाटक, सारा टैक्स इसके पास है। तब इसने अपना एक सैनिक भेजा, यार पता कर मकान मालिक कहाँ गया। वो सैनिक गया, उसने कहा सर मर गया। उसका तो श्राद्ध भी हो गया बन। कब मर गया था? अफगानिस्तान 1 साल हो गया उसको मरे हुए। तो बस उसने कहा बसंत देव ने, बेटा मर गए, चुप रहो, बोलना मत किसी को, किसी को चुप रहो, किसी को नहीं बताना कि मर गया। बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चल। अब तू बाजार जा रहे, मुकुट ला चुपके से, और बाजार भेजा अपने नौकर को, ये मुकुट लाया, टॉप पहना मुकुट अपना, औरों ने नहीं पहना। अरे इसने कहा बस जो जैसा चल रहा वैसे चल रहा है भाई, जो आप टैक्स देते हो वैसे ही देते रहोगे। और बस इसने टक से मुकुट पहन लिया, अब बस बन गया ये राजा। अरे ये नया वंश चल गया, उसको कत्यूरी बोलते, कत्यूरी बोलते ना तुम। देखिए नया वंश शुरू हो जाता है, उसी को क्या बोलते? कत्यूरी। तो बस कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन? क्योंकि उसके ऊपर के सब मर गए। अच्छा उसके ऊपर सब मर गए तो उसने मुकुट पहन लिया। उसने कहा मैं ही हूँ भाई, लाओ भाई, तुम तो 10-10 रुपए देते रहो, है ना। मैं मर जाऊं तो कौन है यहाँ कोचिंग मेल राहुल अभी आते, तो इनकी होगी तो लड़ाई। कभी कभी छुट्टी पे जाता मैं, तब होता है इनके चपले आपस में। क्यों बोला? आपस में। किस चीज पे होती लड़ाई? तो कुर्सी पे बैठने की होती वहां। उधर ऑफिस में एक कुर्सी पे कौन बैठेगा बल? वो बोलता है, ये बोलता है मैं पहले आ गया था यहाँ, अब ये बोलता है कि पहले आ गया था पर रिसेप्शन, क्या बोलते उसको, रिसेप्शन वाला ही तो है बल, मैं तो मास्टर हूँ। तो लड़ाई हो जाती है इनकी आपस में। तो लड़ाई होगी तो लड़ाई में एक तो मरेगा ही, तो दोनों में जो जीवित बच जाएगा तब ऑब्वियस है।
उसी के पास सत्ता चली जाएगी। तो यहाँ देखो राजा गया बसंत देव ने नया वंश चला दिया, उसी वंश को क्या बोलते हैं, कत्यूरी। तो 3 वंश आपको यहाँ पढ़ने। पहला आपने कल पढ़ा, उसका नाम क्या था, कुणिंद। अब आपको बीच में पढ़ना है दूसरा, उसका बोलते हैं पौरव। बस क्या अप्रोच आपको दिमाग में रखनी है, अब यही चीजें हमको लिखनी है। लिखते समय थोड़ा सा टफ होती है। कैसे कि ऐसे ही चलोगे आप। देखो सबसे पहले आप समझना, फिर मैं कल से इसके नोट्स बनाने स्टार्ट करवा दूंगा। सबसे पहला आप टॉपिक कुणिंद वंश पढ़ा। अब आप पहला टॉपिक क्या डालोगे, ये देखो, मौर्योत्तर काल में उत्तराखंड की स्थिति, और ऐसा बनाओगे नक्शा, ये नक्शा बनाओगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है, मौर्योत्तर काल के पश्चात कुषाणों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र पर कब्जा किया। यौधेयों ने कुषाणों को पराजित किया और इस राज्य से भगा दिया। यही तो है कहानी, बस खत्म। कितना आसान हुआ। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना पड़ता है। फिर आपने अगली कहानी पे आए, कुषाणोत्तर काल में, जो नक्शा हमने मिटा दिया, कुषाणोत्तर काल में राज्य की स्थिति, बनाए नक्शा, बनाए वंश, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-4 बातें। उसके बाद आप आए गुप्त काल। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने राज्य में इसको हराया, उसको हराया, उसको हराया, खत्म। गुप्तोत्तर काल में राज्य की स्थिति। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के आक्रमण के साथ सामंतवाद का उदय हुआ, पर हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही सभी सामंत राजा स्वतंत्र हो गए और ब्रह्मपुर राज्य में नया वंश शुरू हुआ, उसको बोल देंगे पौरव वंश। अब उसकी कहानी थोड़ा पौरव वंश की। उसके बाद यशोवर्मन जैसे ही पैदा हुआ, उसने फिर से हमको सामंत बनाया। अब यशोवर्मन की दौर की कहानी है। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद हम किसके अंडर आ गए, ललितादित्य। इसकी मृत्यु के बाद बसंत देव स्वतंत्र हो गया, नया वंश शुरू कर दिया, कत्यूरी। तो छोटा है, मतलब ये कहानी दिमाग में रखनी है ताकि नोट्स बनाते समय एकदम कंफ्यूजन ना हो। अब बीच में जो झटाक से आ जाते हैं, देवता ना, देवता नहीं, वंश। अच्छा, वर्षगुण्य वंश। अब कौन है वर्षगुण्य, अब कुलुत बलम। अब कभी अलग अलग ऋषालु, शीलवर्मन, अरे भाई जी है कौन, तो ये समझ में, इसी के बीच में ये कैरेक्टर फिट कर रहे हैं। तो ये बेसिक स्टोरी है, इसको आप दिमाग में रखो, फिर कल हम इसको नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।